ओके गाइस, तो मैं आपको समझा रहा था कि रेगुलर और कंपोजिशन में डिफरेंस क्या है। इससे पहले वाली क्लास में तो हम लोगों ने क्या समझ लिया था कि रजिस्टर्ड डीलर कौन होता है, कंज्यूमर्स कौन होते हैं, अनरजिस्टर्ड बाकी, जो कि मैं इस टॉपिक के बाद आपको बताऊंगा। तो रेगुलर डीलर पे हम लोग चलते हैं। रेगुलर डीलर बेसिकली क्या होगा कि जिसका टर्नओवर हुज टर्नओवर इज अबव 40 लाख। ठीक है, 40 लाख से ऊपर उसका टर्नओवर होना चाहिए। अच्छा, 40 लाख से ऊपर का टर्नओवर होना चाहिए इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सेकेंड पॉइंट आता है हुज टर्नओवर इज अबव 20 लाख इन केस ऑफ सर्विसेज। क्या मतलब, अगर प्रो स्किल्स एजुकेशन को जीएसटी में रजिस्टर्ड होना है तो उसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर जाएगा तो वो क्या होगा, कंपल्सरली क्या होगा, रेगुलर डीलर बन जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट। अब ये दो पॉइंट तो होने ही चाहिए एक रेगुलर डीलर के लिए। अब रेगुलर डीलर क्या क्या कर सकता है, वो कर सकता है इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आएंगे, वो आराम से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स को मूव कर सकता है। उसको एक हमेशा टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स इनवॉइस मतलब अगर 10,000 का अगर उसने कोई गुड्स बेचा है तो प्लस जो भी जीएसटी की रेट है उसको बिल पे क्या करना पड़ेगा, शो करना जरूरी है। वो ऐसे ही नहीं लिख सकता कि सपोज 18% का प्रोडक्ट बेचा है तो वो 11,800 करके ऐसे ऐसे बिल बना के नहीं भेजेगा, उसको अलग से 10,000 प्लस जीएसटी अमाउंट बताना पड़ेगा। ठीक है, और क्या बेनिफिट है, वो जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको हम आईटीसी बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, उसको एवरी मंथ जीएसटीआर 3B फाइल करना पड़ेगा। उसको एवरी मंथ, और इसको कह सकते हैं एवरी मंथली और क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे, जिसमें इसका क्या आ जाएगा, जीएसटीआर 1। ठीक है, आर मतलब रिटर्न्स, जीएसटी के रिटर्न्स उसको क्या करने पड़ेंगे, मंथली या फिर क्वार्टरली फाइल करने पड़ेंगे। उसके बाद क्या आता है कि उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी हो जाएगा। उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। ये तो हो जाएंगे रेगुलर डीलर के लिए, और ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि मैंने एक बार डिस्कस कर लेंगे क्लास के अंदर, मैं आपको समझा दूंगा और क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो बेसिक ये पॉइंट्स तो है ही है इसके अंदर। उसको जीएसटी इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, उन्हें टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, इंटर स्टेट सप्लाई के लिए आराम से एलिजिबल है वो, एलिजिबल फॉर, यहाँ पर कह सकते हैं एलिजिबल फॉर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, अब ये तो था किसके लिए, रेगुलर डीलर के लिए। अब हम चलते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या है, हुज टर्नओवर लाइज बिटवीन 40 लाख टू 1.5 CR इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। देखो, मैंने रोमा जी का एग्जांपल दिया था, जिसमें मैंने क्या बोला था कि रोमा जी जीएसटी में रजिस्टर्ड होना तो चाहती है, पर वो किसी कस्टमर से जीएसटी नहीं लेना है उनको। उन्होंने कहा कि सर जो भी जीएसटी के बाहर होगा मैं अपने ऊपर ले लूंगी, पर कस्टमर के ऊपर अभी मुझे डालना नहीं है। तो मैंने उनको एक स्कीम दी है कि हमारे स्मॉल डीलर के लिए क्या दे रखा है कि भैया 40 लाख से 1.5 करोड़ के बीच आपका टर्नओवर हो तो आप एक कंपोजिशन डीलर बन सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब whose
turnover lies between 20 lakh to 50 lakh in case of supply of services. अब इसमें ऑल सर्विसेज नहीं ली गई है, कुछ कुछ सर्विसेज को हटाया गया, अपन डिस्कस करेंगे उस चीज को लेके, ठीक है। अब यहाँ तो रेट्स ऑफ जीएसटी तो अपन ने क्या देखा था, रेट्स ऑफ जीएसटी क्या थी, 5%, 12%, 18% एंड 28%। यहाँ पर रेट्स, अच्छा अपन इसको कंपेयर कर लेंगे, अपन और डिस्कस करते हैं। इसमें रेट्स ऑफ जीएसटी मैंने अभी लिख दिया। फिर आता है ही इज नॉट एलिजिबल फॉर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। अब यहां पर सप्लाई में दे दिया है सेल। He is not eligible to sell any goods out of state, but he is eligible. He is eligible for purchasing of goods from other states. वो अदर स्टेट से क्या कर सकता है, गुड्स परचेज जरूर कर सकता है, पर वो आगे दूसरे स्टेट में बेच नहीं पाएगा। इसके बाद he is not eligible for ITC। वो जो जीएसटी का इनपुट मैंने आपको सिखाया था ना, वो ये क्लेम नहीं कर पाएगा। मतलब आउटपुट माइनस इनपुट नहीं, इसके लिए तो आउटपुट और इनपुट का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। समझते इसको और एलाबोरेट करूंगा मैं। उसको टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, उसको कोई जरूरत नहीं है कि वो टैक्स इनवॉइस इशू करे। वो एक नॉर्मल सा इनवॉइस इशू कर सकता है, और जब वो टैक्स इशू करेगा, इनवॉइस इशू करेगा, सॉरी, वो कस्टमर से जीएसटी बिल पे नहीं ले सकता है। आपने 10,000 का कोई प्रोडक्ट बेचा है तो इस पे आप ऐसे जीएसटी चार्ज नहीं कर पाओगे। उसको नॉर्मल सिर्फ 10,000 या 1 लाख जो भी लिखा है, सपोज 10,000 की इसकी जो बिलिंग है, इसको नॉर्मल एक 10,000 का बिल बनाना है, वो किसी कस्टमर से जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता है। यहाँ पर भी आपको एक जीएसटीएन नंबर मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको क्या होगा, एक जीएसटीएन नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, ही इज, अच्छा उसको क्या करना पड़ेगा, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, क्या करना पड़ेगा उसको, रिटर्न फाइल तो करना पड़ेगा। सॉरी, मंथली नहीं है इसके अंदर सिर्फ क्वार्टरली और ईयरली रिटर्न है, तो ये उसको क्या करने पड़ेंगे, रिटर्न्स को फाइल करने पड़ेंगे। उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और ऊपर लेके चले थे। यहाँ पर इसके अंदर जो रेट्स होगी, अगर वो क्या कर रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स 1%, ठीक है। अगर वो सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है तो क्या करना है, उसको 1% जीएसटी लेना है, कस्टमर से नहीं। उसने जो टर्नओवर कमाया होगा 3 महीने के अंदर, जो उसका टर्नओवर रहा होगा, फॉर एग्जांपल 3 महीने के अंदर 1 लाख का, 2 लाख का, सॉरी, तो 2 लाख का 8% उसको क्या करना पड़ेगा, 2,000 अपने पॉकेट से क्या करना पड़ेगा, उसको जमा करवाना पड़ेगा जीएसटी का अमाउंट। गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ तो हम कस्टमर से ले रहे थे, यहाँ कस्टमर से नहीं लोगे। ये 2,000 रुपए ना हम हमारी जेब से जमा कराएंगे कंपोजिशन स्कीम के अंदर, ठीक है। तो एक तो रेट क्या होगी। फिर बात करते हैं हम सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई ऑफ गुड्स के बाद आती है सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जिसपे दिया गया है 6%, मतलब 3% सीजीएसटी एंड 3% एसजीएसटी। यहाँ पर भी सेम 0.5% सीजीएसटी एसजीएसटी और 0.5% सीजीएसटी, ठीक है। तो ये इसका क्राइटेरिया रहेगा। अब नेक्स्ट एक और दिया है इसके अंदर, रेस्टोरेंट सर्विसेज। देखो रेस्टोरेंट भी जो है ना, सर्विसेज और गुड्स दोनों में काउंट होता है। सर्विसेज और गुड्स वो दोनों में काउंट होगा।
ठीक है, कैसे होगा? हमने क्या किया, खाना ऑर्डर किया, फूड ऑर्डर किया, ये आपकी गुड्स की डेफिनेशन में फॉल करता है। जो खाना आया आपकी टेबल तक, वो जो वेटर लेके आया वो आपकी सर्विसेज के अंदर काउंट होगा। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट को क्या बोला है, रेस्टोरेंट सर्विसेज नॉट सर्विंग अल्कोहल। जो रेस्टोरेंट अल्कोहल सर्व नहीं कर रहा है उसको कितना जीएसटी लेना है, मतलब वो कितना जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को, 5%। अभी जो टर्नओवर मैंने बताया ना, ये टर्नओवर देखा जाएगा क्वार्टरली बेसिस पे, हर 3 महीने में, अप्रैल, मई और जून में आपका क्या टर्नओवर रहा है, उस बेसिस पे आप इस रेट से या इस रेट से या इस रेट से सरकार को क्या करोगे, जीएसटी जमा करवाओगे। तो लिमिट समझ में आ गई आप लोगों को। आप एक बार इसका फोटो क्लिक कर लीजिए, फिर आगे हम लोग और डिस्कस करते हैं कि इसके बाद और क्या क्या पॉइंट्स है कंपोजिशन को लेके और रेगुलर को लेके, ठीक है। तो गाइस हम लोगों ने कहाँ तक समझ लिया था कि कंपोजिशन के अंदर हमारे पास 1%, 5% एंड 6% की रेट्स हैं। अब ये तो एक हमारा कंपोजिशन के बारे में हमने कुछ एक ब्रीफ समझा था। अब देखो कई बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं जो हम लोगों ने अभी तक कह सकते हैं अभी हमारे काम नहीं आएगा। ये बहुत बेसिक पॉइंट है, ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझने ज़रूरी है ना। तो हमने क्या क्या समझ लिया, रेगुलर डीलर कौन होता है, कंपोजिशन कौन होता है, उनकी क्या क्या प्रोविजंस हैं जीएसटी एक्ट के अंदर, वो हमने यहाँ पर समझ लिए। कंपोजिशन के क्या प्रोविज़न है हम लोगों ने यहाँ समझ लिए, ठीक है, किसका सेक्शन क्या कहता है, तो ये हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। अब है ना, कंपोजिशन के लिए और रेगुलर के लिए इनवॉइसिंग कैसे होगी। अगर इन लोगों को एक बिल बनाना है तो वो बिल कैसे बनाएंगे, तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ये आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कि रेगुलर है कि कंपोजिशन, या आप डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि रेगुलर डीलर और हमारी कंपोजिशन के लिए हमें बिलिंग कैसे करनी है समझ लेते हैं हम। अगर हम बात करें रेगुलर डीलर, है ना, रेगुलर डीलर का जो बिल होगा, जो इनवॉइस करेगा, उसको है ना कुछ 4 चीज़ें हैं वो जो इम्पोर्टेंट है, वो तो उसको लेनी ही पड़ेगी। सबसे पहले तो कंपनी का जीएसटीएन नंबर, कंपनी का नेम, एड्रेस, ठीक है, एड्रेस प्लेस ऑफ जहाँ पर भी उसका बिजनेस है, डेट, यहाँ उसको हमेशा चार्ज करना पड़ेगा जीएसटी, ठीक है। इनवॉइस नंबर लिखना ये भी क्या होगा उसके लिए ज़रूरी होगा, और किसको प्रोडक्ट सेल किया है, मतलब बायर्स नेम, ये तो उसको लिखना ही है। फिर यहाँ पर लिखेगा वो टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पर आएगी इसकी इनवॉइस वैल्यू, है ना। इन टैक्सेबल वैल्यू मतलब 10,000, 500 रुपये का जीएसटी, 10,500, दिस इज कॉल्ड इनवॉइस वैल्यू एंड दिस इज कॉल्ड टैक्सेबल वैल्यू, जिस पे टैक्स लगने वाला है। तो ये किसका इनवॉइस होगा, ये इसको चीज़ें लिखना ज़रूरी है। बाकी वो अपने हिसाब से दूसरी चीज़ें भी इस पर लिख सकता है, पर ये तो बिल पे होनी ही चाहिए। ये 4 चीज़ तो आपको बिल पे लेनी ही है। अगर इसमें एक भी चीज़ नहीं है तो आपका बिल क्या हो जाएगा, इल्लीगल बिल कहलाएगा वो, कि भैया आपने बिना नाम के बिल कैसे बना दिया, भैया आपने बिना एड्रेस के कैसे दे दिया, बिना डेट इनवॉइस नंबर के आपने कैसे इशू कर दिया, आपका जीएसटी नंबर नहीं और आप जीएसटी ले रहे हो, कैसे कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें इसमें ज़रूरी है। कंपोजिशन के लिए मैंने आपको क्या बताया कि उसके लिए इनवॉइस इशू करना कंपल्सरी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर इसको एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी, टैक्स इनवॉइस। एक नॉर्मल इनवॉइस होता है, एक होता है टैक्स इनवॉइस, इसको यहाँ टैक्स इनवॉइस लिखना ज़रूरी होगा, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा था आपको कि
इनवॉइस कंपोजिशन के लिए इनवॉइस इशू करना ज़रूरी नहीं है। अगर वो इनवॉइस इशू करना चाहता है, अगर उसको इनवॉइस इशू करना है और वो इनवॉइस इशू कर रहा है, तो वो नॉर्मल इनवॉइस इशू नहीं कर पाएगा। उसको भी यहाँ पर कंपनी का GST नंबर लेना पड़ेगा, कहीं पर भी बिल पे, एनीवेयर, ये बिल पे कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। बायर्स नेम देना पड़ेगा, नेम एड्रेस वगैरह सब देना ही पड़ेगा, पर उसको टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करना है, बिल पे GST चार्ज नहीं करना है, टैक्सेबल वैल्यू वैसे भी नहीं होगी, तो नॉर्मल उसको जो भी अमाउंट है वो यहाँ करके बिल करके कस्टमर को दे देगा। उसको बिल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखनी पड़ेगी, वो ये लिखनी पड़ेगी, रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम या कंपोजिशन डीलर, या कंपोजिशन क्या कह सकते हैं कि कंपोजिशन स्कीम डीलर या रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन। तो उसको कुछ ना कुछ कंपोजिशन का अपने को वहाँ बिल पे भी बताना पड़ेगा और उसकी दुकान के बाहर या दुकान के अंदर कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा कि कंपोजिशन डीलर। तो अभी गवर्नमेंट ने GST एक्ट ने थोड़ा सा इसको कंपल्सरी कर दिया है कि आपको अपनी दुकान के बाहर, अगर आप रेगुलर डीलर हो तो GST नंबर लिखना ज़रूरी है, और अगर आप कंपोजिशन हो तो कंपोजिशन भी लिखना ज़रूरी है, और आपको GST नंबर भी लिखना ज़रूरी है। तो कंपोजिशन तो लिखना ही पड़ेगा आपको अपने कहीं ना कहीं दुकान के बाहर या कहीं आप अंदर भी उसको, जहाँ पर आपका कस्टमर उसको देख सके, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं कंपोजिशन और रेगुलर को लेके। अब रेगुलर और कंपोजिशन में और क्या चीज़ें आ जाएगी, क्या सिंप्लीफाई हो जाएगा इसके अंदर कि GST के रेट्स मैंने आपको बता दिए कि बिल पे उसको GST चार्ज करना ही पड़ेगा, उसको रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे। और वो रिटर्न्स क्या है, अगर अभी हम एट प्रेजेंट बात करें तो एक है GSTR 3B जिसको हम टैक्स रिटर्न कहते हैं, एक है हमारा GSTR 1 जिसको हम क्या कहते हैं, हमारा ये है एक्चुअली हमने जो आउटवर्ड, मतलब हमने जो प्रोडक्ट बेचा है, सेल्स जो हम कर रहे हैं उसकी डिटेल हमें क्या करना पड़ेगा, GSTR 1 के अंदर बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर GSTR 2 भी है, ठीक है, यह है इनवर्ड डिटेल के लिए। पर अभी क्या है कि इसको पोस्टपोन किया हुआ है, अभी सरकार ने कंपल्सरी नहीं किया कि आपको उसको फाइल करना है, ठीक है। 3B और 1 अभी चल रहे हैं, यही रिटर्न अभी आपको फाइल करने हैं, या आप अभी ऑप्शनल बेसिस पे कर सकते हो, सरकार ने अभी कोई इसकी ड्यू डेट्स नहीं निकाली है, ठीक है। फिर आता है GSTR 4। GSTR 4 है कंपोजिशन के लिए, कंपोजिशन डीलर्स को क्या करना है, GSTR फाइल करना है। और फिर है GSTR 9C और GSTR 9, ये है एनुअल रिटर्न्स, जो क्या करना है, साल के एंड में फाइल करना है। ये जो 9C है ना, ये सिर्फ ऑडिटेड फर्म्स को ही फाइल करना है, जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है, उन्हीं को GSTR 9C फाइल करना है, बाकी लोग GSTR 9 फाइल करेंगे। तो ये होते हैं GSTR रिटर्न, ठीक है। अब ये जो रिटर्न है ये मंथली भी फाइल होता है और क्वार्टरली भी क्या होता है, फाइल होता है, ठीक है। मंथली किनको फाइल करना है, एक सेकंड में एक बार इसका वो चेक कर लेता हूँ, चलो, कि कौन सी डेट पे है, कौन सी टर्नओवर पे है। वैसे बेसिकली जो आउटवर्ड डिटेल होगी आपकी और जो पूरे साल का आपका टर्नओवर होगा, वो अगर आपका 2 करोड़ से ऊपर है, लिमिट चेंज कर दिया और लिमिट कर दिया 5 CR। अगर टर्नओवर 5 CR से ऊपर है तो यू हैव टू फाइल मंथली रिटर्न, और आपका टर्नओवर 5 CR से क्या है, नीचे है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। मींस अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर जा रहा है, रेगुलर डीलर की बात कर रहा हूँ मैं, तो 3B तो मंथली फाइल करना ही है उसको, साथ में GSTR 1 भी उसको क्या करना पड़ेगा, मंथली फाइल करना पड़ेगा। और इसी बात करते हैं हम, अगर उसका टर्नओवर 5 करोड़ से क्या है, 5 करोड़ से नीचे है, तो GSTR 3B तो फाइल करना है, वो तो मंथली ही जाएगा, और GSTR 1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका, क्वार्टरली। हर 3 महीने में एक बार उसको फाइल करना पड़ेगा, एंड देयर आर 4 क्वार्टर्स,
4 क्वार्टर होंगे, ठीक है। तो समझ आ गया कि मंथली कौन फाइल कर रहा है और क्वार्टरली कौन फाइल कर रहा है, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम GSTR 3B। GSTR 3B हर जने को फाइल करना है। अगर उसका टर्नओवर पिछले महीने का या पिछले साल का 1 लाख भी रहा ना, तो भी हैज़ टू फाइल GSTR 3B एवरी मंथ। अगर इसने 1 महीने सेल भी नहीं करी ना, कुछ भी नहीं किया, तब भी उसको GSTR 3B तो फाइल करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बता रहा हूँ मैं रेगुलर डीलर के लिए। कंपोजिशन के लिए कौन सा रिटर्न बताया मैंने यहाँ पर, GSTR 4, उसको हर 3 महीने में एक बार फाइल करना है। और उसके अंदर वो जो भी टर्नओवर बताएगा, अपना टर्नओवर बताने के बाद सरकार को क्या करेगा, टैक्स जमा करवा देगा, ठीक है। अब ये ना मैं क्या बताया था कि GSTR 3B जो है ना, 3B मैंने लिखा टैक्स रिटर्न। आपको ध्यान है अपन क्या कर रहे हैं, आउटवर्ड माइनस इनवर्ट कर रहे हैं। जब आउटवर्ड माइनस इन्वर्ट कर रहे हैं, सॉरी आउटपुट माइनस इनपुट कर रहे हैं, जो भी बैलेंस बच रहा है हमारे पास, वो हम 3B के अंदर फाइल करेंगे। गवर्नमेंट को बताएंगे कि भैया जब हम ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं, 3B के अंदर हमारी आउटवर्ड डिटेल आ जाएगी, उसके अंदर हम हमारी इनपुट की डिटेल ला देंगे और सरकार को जमा करवा देंगे। GSTR 3B होता है 1 होता है हमारे लिए आउटवर्ड डिटेल। मतलब आपने पूरे महीने में या हर 3 महीने में आपने कितना टर्नओवर किया है, आपने कितनी सेल करी है, उसकी डिटेल हमें GSTR 1 के अंदर बताइए। आपने किन किन पार्टी को माल बेचा है, उसकी डिटेल भी हमें कहाँ देखनी है, GSTR 3B के अंदर, ठीक है। कोई डाउट इसके अंदर? तो ये होता है GSTR 1, नॉट 3B, GSTR 1। अब GSTR 2 अभी क्या है, इनवर्ड डिटेल के लिए दे रखा है। देखो अभी एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए अपन इसको सही समझ रहे हैं। जिस दिन होगा उस दिन अपन इसको देख लेंगे। ये था एक हमारा रेगुलर और कंपोजिशन को लेके। अब हम बात करते हैं कि सर ये अनरजिस्टर्ड डीलर की बात और आ रही थी, तो इसको मैं हटा देता हूँ। आई गेस आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि क्या है रेगुलर और कौन है कंपोजिशन। तो हमारे लिए बेनिफिट क्या है, कंपोजिशन डीलर बनना या रेगुलर डीलर बनना? डिपेंड्स ऑन बिजनेस कि भैया आपका नेचर क्या है, आपका बिजनेस का नेचर क्या है। आप इंटरस्टेट सेल परचेज कर रहे हैं तो आपको रेगुलर बनना पड़ेगा। आपको लगता है नहीं हमको हमारा टर्नओवर 40 लाख से ऊपर चला तो क्या है, पर हमें क्या करना है सर, हमें GST कलेक्ट नहीं करना है, तो क्या करो, कंपोजिशन डीलर बन जाओ। तो कंपोजिशन डीलर में थोड़ी सी क्लैरिकल वर्क थोड़ा कम हो जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी, रिटर्न 3 महीने में एक बार फाइल करना है, एक ही रिटर्न फाइल करना है, कस्टमर को बार बार बिल इशू नहीं करना या करने की झंझट नहीं रहेगी। आपको नॉर्मली अपना टर्नओवर बता के गवर्नमेंट को GSTR फाइल करना है। तो आपने क्या क्या समझ लिया कि कंज्यूमर कौन होते हैं, रेगुलर कौन होते हैं, कंपोजिशन कौन होते हैं। जब आपको ये तीनों चीज़ समझ में आ गई तो अनरजिस्टर्ड तो वैसे ही आ जाएगा। अनरजिस्टर्ड कौन होगा, अनरजिस्टर्ड कौन होगा, जो GST के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होगा, वो बाय और सेल कर सकता है। इसके वो तो करेगा ही, मतलब बाय और सेल तो कर ही रहा है, जो खरीदेगा आगे मार्केट में बेच देगा, पर उसके साथ लिमिटेशंस बहुत हो जाएगी, है ना, n नंबर ऑफ लिमिटेशंस आ जाएगी। उसका ना प्रोडक्ट इंटर स्टेट सेल परचेज करने में थोड़ी सी तकलीफ आएगी, क्योंकि जब हम इंटर स्टेट सेल परचेज कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो हमें ई-वे बिल की ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट ई-वे बिल आप नहीं माल बेच पाओगे। पर ई-वे बिल आप एज अ अनरजिस्टर्ड डीलर भी बना तो सकते हो, पर माथाफोड़ी ज़बरदस्ती हो जाएगी, तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी इंटर स्टेट सेल एंड परचेज करने में। मतलब हमें इंटर स्टेट सप्लाई करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी बीइंग एज अ अनरजिस्टर्ड डीलर। बाकी आप 40 लाख तक काम करो, सरकार आपको नहीं कह रही है कि भैया आप जाके GST में रजिस्टर्ड हो, गवर्नमेंट ने ही ऑप्शन दिया है, ठीक है। और सर्विस की केस है तो 20 लाख। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एक अनरजिस्टर्ड डीलर है, उसको बिल इशू करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल बिल दे सकता है, इनवॉइस लिख के वो बिल दे सकता है, इनवॉइस लिख के वो बिल दे सकता है पूरा। तो ये हमारा पूरा टॉपिक रहेगा इसके अंदर, ठीक है। आया यहाँ तक समझ में, क्लियर हुआ? तो बेसिकली ये हमारा पूरा रेगुलर कंपोजिशन और इसको लेके एक टॉपिक है, ठीक है। बाकी डिस्कशन हम क्लास के अंदर कर लेंगे।